नमस्कार, मैं रीनू यादव आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान बहुत परिश्रमी होते हैं। वे खेतों में जी तोड़ मेहनत करते हैं। जो अनाज, फल और सब्जियां उगाते हैं, हमारे देश की अर्थव्यवस्था का लगभग समूचा भार उन्हीं के कंधों पर ही है। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेतीबाड़ी से जुड़ी बहुत सी नई, रोचक और लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। कैसे करें टमाटर की फसल में कीट रोगों का नियंत्रण। किसान अपने अनाज का करें सुरक्षित भंडारण। सब्जियों में टमाटर की अगर बात करें तो इसकी खेती लगभग पूरे साल की जाती है, लेकिन इस फसल में कीट रोगों का प्रकोप कुछ ज्यादा होता है, जिसका यदि समय पर नियंत्रण ना किया गया तो किसानों को भारी नुकसान हो सकता है। तो किस प्रकार से करें इनका नियंत्रण, आइए जानते हैं बानसूर के सहायक कृषि अधिकारी एसके यादव से। टमाटर में अनेक खनिज लवण, विटामिन से होते हैं जो हमारी सेहत के लिए आवश्यक होते हैं, फ़ायदेमंद होते हैं। तो इन कीट और रोगों का समय पर नियंत्रण करके और किसान भाई होने वाली आर्थिक हानि से बच सकते हैं। फसलों में कीट बीमारियां एक बड़ी समस्या रहती हैं, जिनके कारण उपज में भारी गिरावट आती है। इसलिए फसल लगाने से लेकर खड़ी फसल में रोग कीटों के लिए जो भी जरूरी उपाय हैं, जरूर अपनाएं। तो सर्वप्रथम हम बात करते हैं कि टमाटर की फसल में दो प्रकार के कीटों का प्रकोप होता है। पहले जो कीट होते हैं वो रस चूसक कीट होते हैं। जैसे हम बात करें रस चूसक कीटों में हरा तेला होता है, थ्रिप्स होता है, लीफ माइनर जिसको पर्ण सुरंगी कीट कहते हैं, इसके अलावा सफ़ेद मक्खी होती है। ये रस चूसने वाले कीट पेड़ जो पौधे होते हैं उनकी पत्तियों की निचली सतह पर रस को चूसते हैं, और जैसे ही इन कीटों का प्रकोप बढ़ता है तो पत्तियां बिल्कुल हार्ड हो जाती हैं और उन पत्तियां प्रभावित होने से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो पाती है और पौधों की ग्रोथ रुक जाती है। रस चूसक कीट कई विषाणु जनित बीमारियों को भी बढ़ाते हैं, जैसे पर्णकुंचन रोग होता है, पत्तियां मुड़ जाती हैं, टेढ़ी हो जाती हैं। लेकिन कीटों के नियंत्रण के लिए समन्वित कीट नियंत्रण हमें अपनाना चाहिए। सबसे पहले अगर इस प्रकार के कीट हमें पत्तियों पर अधिक संख्या में दिखाई दे रहे हैं तो जो प्रभावित पौधे हैं उनको उखाड़कर जला देना चाहिए या फिर उनको ज़मीन में दबा देना चाहिए, और समय पर खरपतवारों को निकाल देना चाहिए, क्योंकि कीटों का जो प्रकोप होता है वो खरपतवारों से अधिक होता है। किसान भाइयों, समय की तनासी जीव प्रबंधन आप जरूर अपनाएं। अगर आप फसलों में इसे अपनाते हैं तो कीट और बीमारियों के आने की संभावना बहुत ही कम हो जाती है और बिना रसायनों के प्रयोग किए बिना ही आपको अच्छी उपज मिल जाती है। लेकिन अगर कीट बीमारियों का अधिक प्रकोप हो जाता है तो रसायनों का प्रयोग करना जरूरी हो जाता है। और जब इनकी लगातार संख्या बढ़ती हुई जाती है कि ETL लेवल से जब ऊपर ये चले जाते हैं तो हमें रासायनिक नियंत्रण अपनाना चाहिए। तो जैसे 0.5 ml इमिडाक्लोरोपिड 17.8 SL प्रति लीटर पानी में मिलाकर हम छिड़काव कर सकते हैं। इसके अलावा और कीटनाशी हैं जैसे थायोमिथेक्सोम 25 WG है, 0.5 ग्राम पर लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम, जैसे फली छेदक होता है, जैसे फल का निर्माण होने के बाद में कई बार हमारा जो फल होता है वो ख़राब हो जाता है। कई बार जड़ों में सफ़ेद लटकीट नामक प्रकोप हो जाता है, वो जड़ों को काटती है, जिससे हमारे खड़े पौधे, स्वस्थ पौधे सूख जाते हैं। तो इन कीटों का नियंत्रण किस प्रकार किए जाए? ये कटिंग और बाइटिंग वाले कीट्स होते हैं जो काटकर और चबाकर नुकसान पहुंचाते हैं। तो टमाटर की फसल में सबसे जो हानिकारक कीट हम कह सकते हैं वो फल भेदक कीट होता है। ये हेलिकॉर्पा आर्मीजेरा, और ये फलों को
काणे करके उनकी गुणवत्ता को खराब कर देता है, जिससे मार्केट में हमें उचित लाभ नहीं मिलता है और कुछ दिन बाद में ये जो फ्रूट होते हैं वो सड़ जाते हैं, जिससे हमें अधिक हानि होती है। तो इस फल छेदक कीट के नियंत्रण के लिए मैं किसान भाइयों को सलाह देना चाहूँगा कि आप हमेशा टमाटर की फसल के साथ में कुछ कतारें या पौधे आप हजारे या मैरीगोल्ड के लगाएं, कि इसके मैरीगोल्ड के लगाने से फल छेदक कीट का प्रकोप कम होता है। और खरपतवारों को समय पर निकाल देवें, क्योंकि खरपतवारों से भी इस कीट का प्रकोप अधिक होता है। और जब हमें आवश्यकता हो अंत में कि अब हमें रासायनिक नियंत्रण अपनाने की आवश्यकता है, तो फिर हमें कीटनाशक अपनाने चाहिए। जैसे मैं किसान भाइयों को सलाह देना चाहूँगा, अगर हम जैविक नियंत्रण की बात करें तो जैविक नियंत्रण में जैसे एनपीवी होता है, एनपीवी 250 एलई पर हेक्टेयर क्षेत्र में छिड़काव करके भी फल छेदक कीट को हम आसानी से नियंत्रित कर सकते हैं। इसके अलावा रासायनिक नियंत्रण में आप लगभग 2.5 ml प्रोफेनोफॉस 50 cc पर लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव भी कर सकते हैं। इसके अलावा स्पाइनोसेड 45 SC आप लगभग 3 ml 10 लीटर पानी में मिलाकर भी छिड़काव कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं सफ़ेद लट कीट की। सफ़ेद लट कीट के लिए जब हम खेत की तैयारी करते हैं फसल बुआई से पहले, उसमें हमें पर हेक्टेयर लगभग 15 से 20 kg कार्बोफुरान 3% ग्रेन्यूल दवा को भूमि में मिलाकर उसके बाद में ही फसल की बुआई करनी चाहिए। अगर सफेद लट कीट का प्रकोप खड़ी फसल में दिखाई दे रहा हो तो उस दशा में सिंचाई पानी के साथ क्लोरोपाइरीफास का प्रयोग करने से इस कीट पर आसानी से नियंत्रण पाया जा सकता है। अगर इस प्रकार से हम इन कीट और रोगों का समय पर नियंत्रण करें और समय पर पहचान सकें, तो जो हानि होती है उस हानि से किसान भाई बच सकते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। आज के समय में किसान कम समय और कम जगह में कृषि सह व्यवसायों को अपनाकर अच्छी आय अर्जित कर रहे हैं। इसी के तहत आज हम बात करेंगे ऋषि मशरूम के बारे में। तो किसान इस मशरूम का उत्पादन कैसे करें, आइए जानते हैं खुंब अनुसंधान निदेशालय सोलन के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर सतीश कुमार से। किसान भाइयों, आज हम एक ऐसे मशरूम की बात करेंगे जिसमें काफ़ी औषधीय गुण रहता है, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती है जिसे ऋषि के नाम से जाना जाता है या गैनोडर्मा के नाम से भी जाना जाता है। और काम शुरू करने से पहले मार्केट का भी आपको ध्यान रखना है। आपने अपने आसपास के और जगह पर इसकी मार्केट को टेप करना है। जैसे आपको मार्केट मिल जाएगा तब जाके आप इस काम को शुरू कर सकते हैं। ऋषि मशरूम, जिसे गैनोडर्मा के नाम से भी जाना जाता है, इस मशरूम का हमारे जो किसान भाई उत्पादन करना चाहते हैं वो किस तरह से करें, इसकी खेती आइए जानते हैं। खेती करने के लिए इसकी टेम्परेचर रिक्वायरमेंट है वो 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड है, क्योंकि ये कुछ पेड़ों का पैरासाइट भी है, कुछ पेड़ों को मार देता है। तो क्रॉप को जब फसल ले लेते हैं उसके बाद डिस्पोज करने से पहले बैगों को कमरे के अंदर ही ट्रीट करें, फॉर्मलिन से ट्रीट करें या ऐसी जगह पर इन जो बचे अवशेष है उसको जला दें ताकि ये बाहर ना फैल सकें और पेड़ों को नहीं मार सके। इसकी खेती आमतौर पर लकड़ी के बुरादे पे की जाती है, खासकर वो उन पेड़ों का बुरादा जिनके पत्ते चौड़े होते हैं। और जैसे कि इसका जो पोषाधार या सबस्ट्रेट कहते हैं उसको तैयार करने के लिए हम जैसे मान लीजिए 1 क्विंटल आपने बुरादा लिया लकड़ी का, उसमें 20% चोकर, 1% कैल्शियम कार्बोनेट और 0.5% जिप्सम मिला देते हैं। पहले तो सबस्ट्रेट को जो बुरादा है उसको अच्छी तरीके से भिगो देते हैं। भिगोने के बाद जो बाकी मटेरियल है उसको अच्छी तरह से मिलाकर 1.5 से 2 kg सबस्ट्रेट जो पोषाधार है पीपी बैग में भरते हैं। अगर आप इससे ज़्यादा मात्रा में सबस्ट्रेट भरते हैं तो इसमें ऑटोक्लेव की दिक्कत आएगी, इसमें स्टरलाइजेशन प्रॉपर नहीं हो पाता। और उसके बाद जब ऑटोक्लेव करेंगे, जब बैग ठंडे हो जाएंगे तो उसमें इसकी बिजाई की जाती है 3% के हिसाब से, क्योंकि इसमें टॉप लेयर से पानी की संभव हो पाता है। तो नॉर्मली एक बैग में 30 से 35 ग्राम बीज डालते हैं हम लोग। और बीज डालने के बाद इसको 24-25 डिग्री पर रखते हैं बीज फैलने के लिए। लगभग 40 से 45 दिन में इसमें बीज पूरी तरह से फैल जाता है। और जैसे ही बीज फैल जाएगा तो उसके बाद इसमें हम लोग ऊपर से काट देते हैं और
कमरे का टेम्परेचर 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड और कमरे में नमी 80 से 85% रखते हैं और 10 से 12 घंटे के लिए लगभग 1000 लक्स लाइट इसको देना पड़ता है। तो ये कंडीशन देने के 5-7 दिन के बाद इसमें छोटे छोटे पिन हेड्स बनने शुरू हो गए, जो आगे 5 से 7 दिन में आपके जो पूरी तरह मैच्योर हो जाएंगे फ्रूट बॉडीज। इस तरीके से आप लगभग 6 महीने तक 4 फ्लश ले सकते हैं और 45 से 50% इसकी बायोलॉजिकल एफिशिएंसी है। इस मशरूम को सुखाकर आप अच्छे पेट जार्स में स्टोर कर सकते हैं और जैसे ही मार्केट मिले या दूसरे फॉर्म में इसको मार्केट कर सकते हैं। किसान भाइयों, ये मशरूम औषधि गुणों के कारण स्वास्थ्य के लिए बेहद फायदेमंद होता है। इसलिए अगर आप बाजार मांग के अनुसार इसकी प्रजातियों का चयन करके उत्पादन करते हैं तो आपको इसका बाजार में अच्छा भाव मिलेगा। जहाँ तक इसकी रेट की बात है मार्केट में, जैसे हमारे यहाँ DMR में इसका सरकारी रेट 5,000 रुपये प्रति किलो है, लेकिन बाहर में पहले 8 से 9,000 रुपये प्रति किलो बेचते थे। लेकिन अब वो लोग एक ही फ्रूट बॉडी, एक ही मशरूम लगभग 4 से 5 इंच डाया का 150 से 200 रुपये में बेचते हैं। और इसके भी कई किस्में हैं, लगभग 250 प्रजातियाँ हैं इसकी। लेकिन जो रेड कलर का या डार्क ब्राउन कलर का आएगा उसकी मांग मार्केट में ज़्यादा है। तो ये आपको देखना है कि आपने कौन सी प्रजाति का चयन करना है ताकि उसका मार्केट में आसानी से खपत हो। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। हमारे प्रदेश में फसलों की मड़ाई करके कई किसान तो अपने उत्पाद को मंडी में बेच देते हैं और कई किसान अच्छे बाजार भाव लेने की चाहत में भंडारित करते हैं। लेकिन हमारे किसान भाइयों को चाहिए कि वो अपने अनाज का सुरक्षित भंडारण करें, परंतु किस प्रकार से करें अनाज का सुरक्षित भंडारण, इस बारे में उचित सुझाव दे रहे हैं गोविंदगढ़ के कृषि पर्यवेक्षक JS नाथावत। भंडारण के लिए विशेष आवश्यकता ये है कि अपन जो अनाज भंडारण करें वो भंडारण अपन जो है उस नमी के हिसाब से करें। देश के कुल उत्पादित खाद्यान्नों का 72.5% भंडारण किसानों के घरों में पुरानी एवं परंपरागत विधाओं से अनाज भंडारण किया जाता है, जबकि 27.5% सरकार वैज्ञानिक भंडारण भविष्य की आवश्यकताओं के मद्देनजर वैज्ञानिक ढंग से करती है। फसलों की कटाई के बाद अनाज को विभिन्न स्तरों पर क्षति होती है। भौतिक रूप से अधिक ताप या नमी से अनाज को नुकसान होता है, जिससे अनाज की पौष्टिकता में कमी आती है। आमतौर पर कीड़ों द्वारा 2.55%, कटाई मढ़ाई द्वारा 1.68%, सूक्ष्म जीवाणु एवं नमी से 0.68%, चूहों द्वारा 2.50%, पशु पक्षियों द्वारा 0.85%, यातायात से 0.15% तथा प्रसंस्करण से 0.92% क्षति होती है। इस प्रकार लगभग भंडारण ठीक प्रकार न हो पाने के कारण अनाज का लगभग 10% का प्रतिवर्ष नुकसान देश में होता है। उसके भंडारण के लिए विशेष आवश्यकता ये है कि अपन जो अनाज भंडारण करें, अनाज भंडारण के लिए जो अपन पात्र काम में ले रहे हैं उन पात्रों को अच्छी तरह से स्टेरिलाइज करने के बाद जो अनाज उसमें भरते हैं तो भरने से पहले उस अनाज को अच्छी तरह से धूप में सुखा लें, जिससे क्या है कि उसमें नमी जो है वो अधिक अगर नमी रहती है तो अनाज में फंगस लगने की संभावना पूरी रहती है। साथ ही अपन ये भी देखते हैं कि जो अनाज उसमें भरें वो अनाज ठंडा करके भरना है, गर्म जो धूप में सुखाया हुआ अनाज उसमें नहीं डालना है। अनाज भंडारण के पूर्व ध्यान दें, भंडारण गृह या गोदाम को साफ सुथरा कर दीवारों को चूने से पुताई करें। भंडारण घर का फर्श धुलकर अच्छे प्रकार से सुखा लेना चाहिए। दीवार, फर्श, छत को कोई छेद या दरार नहीं होना चाहिए। यदि है तो मरम्मत करें। भंडारण घर की सफाई के साथ कीटों के संक्रमण से मुक्ति कर लें। इसके लिए मेलाथियान 50 EC 1 मिलीलीटर प्रति 1 लीटर पानी में घोलकर घोल की 3 लीटर मात्रा से 100 वर्ग मीटर क्षेत्र की पुताई या छिड़काव करें। पुराने खाली बोरे, दीवारें, फर्श, पट्टियों, लकड़ी के तख्ते आदि कीटनाशक से छिड़काव द्वारा कीट संक्रमण से मुक्त करें। भंडारित अनाज को भली प्रकार साफ कर लें। अनाज, भूसा, धूल, खरपतवार से मुक्त तथा कटा पिटा अनाज भी अलग कर लें। अनाज को कड़े धूप में सुखा लें और ठंडा करके भंडारित करें।
भंडारित अनाज में 10 से 12%, दलहन में 8 से 10% और तिलहन में 8 से 10 से नमी होनी चाहिए। साथ ही अपन जो पात्र अपन जो ले रहे हैं उसमें एल्यूमिनियम फॉस्फाइड के टैबलेट्स जो है वो अच्छे से रखें और उस पात्र को जो है अपन एयर टाइट कर दें। इसके साथ ही एक EDB एम्प्यूल हो जाता है, उसका भी अपन प्रयोग कर सकते हैं और उसको अच्छी तरह से बिल्कुल एयर टाइट करें। इसके साथ ही अपन जनरली गांवों में जो देखते हैं, जो पात्र जिसमें अपन अनाज भर के रखते हैं उसमें नीम के पत्ते भी रख देते हैं। इसके साथ साथ जो है पारे की छोटी छोटी टैबलेट्स भी रख देते हैं। उससे भी जो है वो अनाज भंडारण में लगने वाले कीड़ों से रोकथाम होती है। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम मलसीसर, जिला चूरू के कृषक श्याम लाल ने। आप गर्मी में खेतों की गहरी जुताई के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहते हैं तो श्याम लाल जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। आप किसान भाइयों को नमस्कार। इस आज के समय में जो हमारे बीच ये कोरोना वायरस चला हुआ है, इस बीच में हम लोग किसानों के लिए जो अधिक से अधिक जानकारी दे सकें, उनको लाभ पहुंचा सकें, इसी संदर्भ में हम लोग आज किसानों को जो एक ग्रीष्मकालीन खेत की जुताई जो हम कहते हैं गर्मी में खेतों की जुताई होनी चाहिए, उस पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो कोरोना वायरस को लेकर हम कहेंगे कि किसान भाई सुरक्षित रहें, अपने मास्क का प्रयोग करें और ये देखें कि हम जो खेत में जो भी कृषि कार्य कर रहे हैं उसमें एक दूसरे से दूरी बना के रखें, सुरक्षित रहें और दूसरों के बीच भी संक्रमण न फैलाएं। अब हम बात करते हैं जो खेतों की तैयारी, जो गर्मी की जुताई है वो क्यों महत्वपूर्ण है। जैसा आप जान रहे हैं कि विभिन्न फसलों को बचाने के लिए या फिर हमारी मिट्टी को बचाने के लिए ग्रीष्मकालीन जुताई, जो गर्मी की जुताई है, वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप इसमें अगर मिट्टी पलटने वाले हल से खेत की जुताई कर देते हैं और उस पर पाटा नहीं देना है, प्लैंकिंग नहीं करना है, उसको खुला छोड़ दें, जिसके कारण जो सूर्य का जो तेज़ धूप है वो लगेगा और इसका बहुत सारा फायदा होगा। खेतों में ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई एक ऐसा लाभकारी कार्य है जिससे खरपतवार, कीट तथा रोगों का नियंत्रण तो होता ही है, साथ ही खेत में नमी की मात्रा एवं उसकी उर्वरा शक्ति में भी सुधार होता है। कृषकों को अपने खेतों में रबी फसलों के कटने के तुरंत बाद भूमि में नमी रहते ही गहरी जुताई कर देना चाहिए। यदि देरी हो जाएगी तो खेत की मिट्टी की ऊपरी परत धूप के प्रभाव से कड़ी हो जाती है, जिससे कृषि कार्यों में बाधा आती है। अतः खेत में गहरी जुताई करने से फसल उत्पादन की बहुत सारी समस्याओं का एक साथ निदान हो जाता है। इसके बाद जो हमारे मिट्टी पे जो एक परत बन जाता है, हार्ड परत बन जाता है, जो काफ़ी सख्त होता है, उसको तोड़ने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अभी आने वाला समय हमारा खरीफ का सीज़न होगा। खरीफ मौसम में जो खरीफ फसलें लगेंगी उनके लिए खेत की तैयारी भी हो जाएगी। तो इससे हमें क्या होगा कि जो मिट्टी का जल धारण क्षमता है वो भी हमारा बढ़ेगा, और मिट्टी का जल धारण क्षमता बढ़ेगा तो जो हमारे फसलों का जो जड़ तंत्र है उसका विकास काफ़ी अच्छा होगा। मिट्टी को सहज रूप से पोषक तत्व मिल पाएगा इसके कारण। इसके बाद जो हमारे फसलों में जो लागत है, जो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन हम कहते हैं, वो काफ़ी अधिक हो जाता है। तो सिर्फ एक काम ये गर्मी की जुताई करने से किसानों का जो लागत है वो काफ़ी अपने आप कम हो जाएगी। भूमि की उर्वरा शक्ति में सुधार। वायुमंडल में लगभग 78% नाइट्रोजन गैस होती है। यह गैस वर्षा के जल में घुल जाती है। यदि पहली वर्षा का जल खेत द्वारा पूर्ण रूप से सोख लिया जाता है तो खेत की मिट्टी की उर्वरा शक्ति में सुधार होता है। खेत में गहरी जुताई करने से मृदा में वायु संचार बढ़ने के साथ साथ
सूर्य के प्रकाश का मृदा में सूक्ष्म जीवों जैसे बैक्टीरिया आदि की क्रियाशीलता पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है और यह सूक्ष्म जीव विभिन्न जैव रासायनिक क्रियाओं को संचालित कर मृदा की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं। इसके बाद हम ये सलाह देंगे कि जो खेतों की जुताई है एक्रॉस द स्लोप उसका इस्तेमाल करें, खेतों की जुताई करें। ये इन सब चीज़ों को अपनाने के बाद जो बहुत सारे हमारे जैसे निमेटोड हैं, जो कुछ ऐसे सूक्ष्म निमेटोड हैं जो कि मिट्टी के अंदर दबे होते हैं जिसको आप देख नहीं पाते हैं। अगर सिर्फ गर्मी की जुताई करते हैं तो ये निमेटोड ख़त्म हो जाएंगे और हमें काफ़ी राहत मिलेगी, फसलों को नुकसान से हम बचा पाएंगे। और मिट्टी को संरक्षित रखना और सुरक्षित रखना ये इस गर्मी की जुताई के माध्यम से काफ़ी महत्वपूर्ण है। हम अपने फसलों को भी सुरक्षित रख पाते हैं। तो आप सभी किसान भाइयों से अपने लागत को कम करने के लिए, अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए, अच्छी खेती के लिए, रोग और बीमारी से बचाव के लिए आप अगर गर्मी की जुताई करते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी लाभप्रद होगा। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुने हुए मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadataraajasthan@nw18.com। और इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041922155 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं।